अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आस मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। और हम आपके लिए लॉ के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करते रहते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाकर शेयर करते रहते हैं ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट होता रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फैमिली लॉज इन पाकिस्तान। तो लिहाजा हमने आज 4 फैमिली लॉज, जिसमें फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और इसके अलावा हमने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इनके हमने इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करना है। तो आइए हम अपने MCQs को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, When was the West Pakistan Family Courts Act enacted? तो इसका जवाब है 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The West Pakistan Family Courts Act 1964 consists of के फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो इसका जवाब है 26। इसके टोटल 26 सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964? के वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? तो इसका जवाब है 1। 26 सेक्शंस हैं और 1 शेड्यूल है। What was the primary objective behind the enactment of the West Pakistan Family Courts Act 1964? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 बनाने का बेसिकली पर्पस क्या था? तो इसका बेसिक पर्पस था रिजॉल्विंग फैमिली डिस्प्यूट्स एंड फैमिली मैटर्स। फैमिली डिस्प्यूट्स और मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 को ना बनाया गया था, इसकी एनेक्टमेंट की गई थी ताकि जो फैमिली मैटर्स हैं उनके लिए एक अलग से कोर्ट हो। Which family matters are addressed under the Pakistan Family Courts Act 1964? तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में कौन कौन सी फैमिली मैटर्स हैं जिन्हें डील किया जाता है? तो उनमें मैरिज है, डिवोर्स है, कस्टडी मैटर्स हैं और इसके अलावा जो अदर जो फैमिली मैटर्स हैं वो भी इसी में आते हैं। अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द कोर्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत जो कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है उसे फैमिली कोर्ट कहा जाता है। Which section of the West Pakistan Family Courts Act 1964 empowers the government to establish family courts? Family Courts Act 1964 का वो कौन सा सेक्शन है जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश करे? तो वो सेक्शन 3 है। Who appoints the judges of a family court under the Family Courts Act? फैमिली कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका जवाब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो मुताल्लिका प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वही फैमिली कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट करती है। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म फॉर विच अ जज ऑफ अ फैमिली कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत फैमिली कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उनका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? तो वो है 5 इयर्स। मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए जजेस को अपॉइंट किया जाता है। Which section of the act empowers the family court regarding enforcement of decrees? फैमिली कोर्ट्स अपने डिक्रीज की इन्फोर्समेंट किस सेक्शन के तहत कराती हैं? तो इसका जवाब है सेक्शन 13। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट्स को एम्पावर करता है कि वो अपनी डिक्रीज की इन्फोर्समेंट करा सकती हैं, उनके पास ये पावर है।
In the matters of custody, the family court is guided by the Guardians and Wards Act 1890. जब फैमिली कोर्ट किसी भी कस्टडी के मैटर को जब ना उसको रिजॉल्व करेगी, उसको डिस्कस करेगी, तो फिर उसके लिए वो मुआवनत हासिल करेगी गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की। उसमें जो प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक फिर किसी बच्चे की कस्टडी का जो इशू है उसे रिजॉल्व करेगी। द फैमिली कोर्ट shall dispose of a case including a suit for dissolution of marriage within a period of 6 months from the date of institution. फैमिली कोर्ट फैमिली जो इश्यूज हैं जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी शामिल है, तो इन फैमिली मैटर्स को विद इन 6 मंथ उन्हें डिस्पोज ऑफ करना, उनका कोई फैसला करना, ये लाजमी है फैमिली कोर्ट्स के लिए। इसके बाद है द एपलेट कोड अंडर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 shall dispose of the appeal within a period of 4 months. अगर फैमिली मैटर्स के अगेंस्ट कोई अगर अपील आ गई है तो अपील का जो डिसीजन है वो विद इन 4 मंथ करना होगा। नेक्स्ट है which section of the act deals the jurisdiction of the family court. फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का कौन सा सेक्शन है जो फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को डील करता है? तो इसका जवाब है सेक्शन 5। What type of legal practitioners can appear before a family court under the act? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत फैमिली कोर्ट्स के सामने कौन लोग एज ए लीगल प्रैक्टिशनर्स अपीयर हो सकते हैं? तो वो एडवोकेट्स हैं और दूसरे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल उन्हें लाइसेंस इशू करती है। What power does the family court have to summon witnesses and documents? फैमिली कोर्ट विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को समन करने के लिए, उन्हें तलब करने के लिए इसके पास इस किस्म की पावर होती है। तो इसका जवाब है सेम एज अ रेगुलर कोर्ट। जिस तरह के अदर कोर्ट्स ऑफ लॉ के पास जो पावर्स हैं, सेम पावर फैमिली कोर्ट के पास भी होती है। Which section of the act provides for the recording of evidence in the family court? फैमिली कोर्ट में एविडेंस की जो रिकॉर्डिंग है इसके मुतालिक फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का कौन सा सेक्शन है? तो इसका सेक्शन 11 है जो फैमिली कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग कर सकती है और उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं। Which section of the act provides for the power of family court to summon witnesses? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का वो कौन सा सेक्शन है जो फैमिली कोर्ट को ये पावर देता है कि वो विटनेसेस को समन कर सकती है? तो इसका जवाब है सेक्शन 15 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। Which section of the act empowers the family court to pronounce a decree of dissolution of marriage? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का वो कौन सा सेक्शन है जो फैमिली कोर्ट को ये पावर देता है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री प्रोनाउंस कर सकती है, इशू कर सकती है? तो इसका सेक्शन है 13। What is the term used for the legal representative of a minor in a family court proceeding? फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अगर किसी माइनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रेजेंट होगा कोर्ट में, तो उसके लिए लीगल टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज की जाती है? तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 हैंडल द इश्यू ऑफ रिकॉन्सिलिएशन इन द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो केसेस हैं उसमें फैमिली कोर्ट्स एक्ट रिकॉन्सिलिएशन के इश्यू को किस तरह हैंडल करता है? तो इसका जवाब है कि इट प्रोवाइड्स फॉर मैंडेटरी रिकॉन्सिलिएशन अटेम्प्ट्स। कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत
स्पाउसेस जो मियाँ बीवी हैं उनकी मैरिज को डिसॉल्व करने से पहले लाजमी तौर पर रिकॉन्सिलिएशन की अटेम्प्ट की जाएगी कि ताकि उनकी आपस में बाहमी सुलह हो जाए। लेकिन अगर किसी भी तरीके से सुलह ना हुई तो फिर कोर्ट उनकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगी। इन केसेस involving maintenance, the family court can order payment of a lump sum amount or periodic payments based on the financial capacity of the paying party, the court's discretion, the needs of the person entitled to maintenance। ये है कि अगर फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को अगर उसकी जो पेमेंट करनी है तो पेमेंट जो करानी है तो वो पेमेंट किस तरह कराई जाएगी, तो उसके दो तरीकाकार हैं। लमसम का ऑर्डर भी कर सकती है फैमिली कोर्ट और ये भी कह सकती है कि भाई इसकी इंस्टॉलमेंट करा दी जाए, लेकिन इसके लिए तीन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। नंबर वन ये है कि जो पेइंग पार्टी है जिसने मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। नंबर सेकंड, जिसे मेंटेनेंस दी जा रही है या दी जानी है उसकी नीड्स क्या है, उसकी नीड्स को भी देखा जाएगा। और इन दोनों बातों के बाद लाजमी जो बात है वो है कोर्ट डिस्क्रिशन। कोर्ट ये देखती है कि अब उसका जो सवाब दे दी इख्तियार है कि वो उसे क्या करना चाहिए, वो किस चीज को प्रेफरेंस देती है। तो लिहाजा फैमिली कोर्ट अगर चाहे तो मेंटेनेंस के अमाउंट को लमसम देने का ऑर्डर भी कर सकती है और इसके अलावा अगर वो चाहे तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकती है। What is the term used for the court fee payable when filing a case in the family court? जब फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो उस वक्त कुछ फी पे करनी होती है, तो उस फी के लिए कौन सी लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, तो वो है कोर्ट फी। कोर्ट फी का वर्ड यूज किया जाता है, ये टर्म यूज की जाती है। What is the fixed amount of court fee for any kind of suit or appeal under section 19 of the Family Courts Act? Family Courts Act 1964 के तहत अगर हमने किसी भी किस्म का कोई सूट फाइल करना है या अपील फाइल करनी है तो उसके लिए कोर्ट फी की अमाउंट कितनी है, तो इसका जवाब है जस्ट 15 रुपीज, 15 रुपए इसकी कोर्ट फी है। In matters of child custody, the family court is guided by the best interests of the child. चाइल्ड कस्टडी का अगर कोई मैटर होगा तो उसमें फैमिली कोर्ट ने जो चाइल्ड है, खुद बच्चा है या बच्ची है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है उसने उसे फोकस करना है कि अगर उस चाइल्ड को उसके फादर के पास रखा जाए इसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा बेनिफिट है, या अगर उसे उसकी मदर के पास, मदर को दे दिया जाए उसकी कस्टडी तो इसमें उसका ज्यादा बेनिफिट है। जिस सूरत में उसका बेनिफिट ज्यादा होगा लिहाजा चाइल्ड कस्टडी उसी को दी जाएगी। अंडर द एक्ट, what is the term used for the legal order issued by the family court to enforce its decisions? कि फैमिली कोर्ट अपने डिसीजंस को इन्फोर्स कराने के लिए जो लीगल ऑर्डर इशू करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिक्री। Which section of the act provides for the power of the family court to try the cases of its contempt? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का कौन सा सेक्शन है जो फैमिली कोर्ट्स की कंटेम्प्ट, फैमिली कोर्ट्स की अगर कंटेम्प्ट हो जाए तो उस पर फैमिली कोर्ट्स को वो एम्पावर करता है कि वो सेंटेंस दे सकता है या उन केसेस का ट्रायल कर सकता है, तो इसका जवाब है सेक्शन 16। What is the maximum punishment for contempt of family court under the act? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट पर मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो फाइन होता है 2000 रुपीज तक। द फैमिली कोर्ट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower to the husband।
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला का केस है, तो इस सूरत में फैमिली कोर्ट वाइफ से ये कह सकती है कि तुम्हारा जो डेफर्ड डॉवर है, जो कि अपना अभी तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें शोहर ने अभी पे करना है, उसमें से तुम अपना 50% डॉवर, 50% लाजमी, 50% तक, इससे कम भी हो सकता है, 50% तक तुम अपना डॉवर जो है वो सरेंडर कर दो, उसे छोड़ दो, तो फिर हम तुम्हें जो तुम्हारा ना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला है उसकी हम डिक्री इशू कर देते हैं। इसके बाद है The family court in case of dissolution of marriage through khula may direct the wife to surrender up to 25% of her admitted prompt dower to the husband। अगर कोई prompt dower है, अब वो prompt dower यानी कि चाहे तो वो उसको वाइफ को मिल चुका है या उसे अभी मिलना है, तो अगर prompt dower है और उसने वो एडमिट किया हुआ है, तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला की सूरत में लाजमी है कि वाइफ अप टू 25% 25% की हद तक अपना जो उसका डॉवर है उसको सरेंडर करना होगा। ये अमाउंट इससे कम भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब यहां से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के से मुताल्लिक। इसका पहला एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट एनेक्टेड? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका जवाब है 1939। The dissolution of Muslim Marriages Act 1939 consists of 6 sections। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के टोटल 6 सेक्शंस हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट को बनाने का बेसिक पर्पस क्या था? तो इसका बेसिक पर्पस था टू प्रोवाइड फॉर द ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर मुस्लिम वेमेन। मुस्लिम जो शादीशुदा खवातीन हैं उन्हें अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए लीगल ग्राउंड्स प्रोवाइड करना, ये इस एक्ट का बेसिक और बुनियादी पर्पस था। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुसलमान फैमिलीज पर अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, what is the minimum age for a girl to validly seek the dissolution of her marriage? एक लड़की के लिए कम से कम कितनी एज होना लाजमी है अगर वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराना चाहती है? तो इसका जवाब है 16 इयर्स। कम से कम उसकी एज 16 इयर्स होना लाजमी है। What is the term used for the legal procedure for obtaining the decree regarding the annulment of a Muslim marriage under the Act? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के तहत अगर किसी मुसलमान ने अपनी मैरिज को एनल कराना है, एनलमेंट करानी है, ख़त्म कराना है, तो उसके लिए कौन सी लीगल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? तो इसका जवाब है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। Which section of the act deals with the grounds for decree for dissolution of marriage? Section 2। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो सेक्शन 2 है वो जो लीगल ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसे डील करता है। Which section of the act deals with the grounds for the dissolution of marriage on the wife's initiative? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो कि उन ग्राउंड्स को डील करता है जो कि वाइफ की इनिशिएटिव पर ना जो ग्राउंड्स ना हासिल किए जा सकते हैं, मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी है सेक्शन 2, क्योंकि इसमें सारे के सारे वही यानी कि ना ग्राउंड्स बयान किए गए हैं जो कि वाइफ के इनिशिएटिव पर ही ना जो मैरिज को डिसॉल्व किया जाएगा। अंडर द एक्ट, what is the ground for a woman to seek the dissolution of her marriage if the husband is missing for 4 years?
अगर किसी खातून का जो शोहर है वो अगर 4 साल से अगर लापता है, तो फिर जो खातून अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराएगी, तो वो उस ग्राउंड को क्या कहा जाएगा, तो वो होगा डिसर्शन, कि लापता है। वाइफ कैन सीक द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ हस्बैंड हैज नेग्लेक्टेड और फेल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू हिज वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। एक खातून, एक बीवी अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है अगर उसका शोहर 2 साल तक उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता। Wife can seek the dissolution of marriage if the husband has taken an additional wife in the contravention of the provisions of the Muslim Family Laws Ordinance 1961। अगर कोई शोहर सेकंड मैरिज कर लेता है और उसके लिए उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करता जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में लिखा हुआ है, तो उसकी अगर ना वो कंट्रावेंशन करता है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी करता है, तो इस सूरत में भी उसकी फर्स्ट वाइफ अपनी मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। Wife can seek the dissolution of marriage if the husband has been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upwards। अगर किसी शोहर को 7 साल या उससे जायद अरसे की अगर कैद की सजा हो गई है, तो इस सूरत में भी उसकी बीवी अगर चाहे तो अपनी मैरिज थ्रू कोर्ट डिसॉल्व करा सकती है। Wife can seek the dissolution of marriage if the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years। अगर कोई शोहर बगैर किसी वैलिड रीजंस के वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस 3 साल तक परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वाइफ इस ग्राउंड पर भी अपनी मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। Wife can seek the dissolution of marriage if the husband has failed to perform without reasonable cause his marital obligations for a period of 3 years। ये previous MCQs ही है। Under the Act, what is the ground for a wife to seek the dissolution of her marriage if the husband has been insane for a period of 2 years? अगर शोहर 2 साल से इनसेन है, फातरुल अकल है, तो फिर बीवी अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। और उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है इंसैनिटी। ग्राउंड होगा इंसैनिटी का। According to the Act, what is the ground for a wife to seek the dissolution of her marriage if the husband has been imprisoned for a certain period? अगर शोहर को एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए अगर उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, तो फिर वाइफ जो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराएगी उसे क्या कहा जाएगा, वो कौन सा ग्राउंड होगा, वो ग्राउंड कहलाएगा ग्राउंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। What is the term used for the waiting period that a woman must observe before remarrying after the dissolution of her marriage? तो एक खातून को जब डिवोर्स हो गई या उसकी मैरिज डिसॉल्व हो गई, तो सेकंड मैरिज करने के लिए उसको दरमियान में जो टाइम पीरियड वेट करना पड़ता है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो इसका जवाब है इद्दा। उसको इद्दत का नाम कहा जाता है। अंडर द एक्ट, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर अ वाइफ टू सीक द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज if the husband has failed to perform marital obligations for a certain period? अगर शोहर अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता, वो नाकाम रहता है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो फिर जो जिस ग्राउंड पर वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराएगी उसका नाम होगा फेलियर टू मेंटेन। According to the Act, what is the ground for a wife to seek the dissolution of her marriage if the husband has been missing for a certain period? अगर शोहर कुछ certain time of period के लिए अगर वो ना मिस हो चुका है, तो और इस बेस पर अगर खातून अपने मैरिज को डिसॉल्व कराना चाहती है, तो उसके लिए
उसका लीगल ग्राउंड होगा उसका नाम होगा डिसर्शन। What is the term used for the right of a husband to pronounce divorce unilaterally under Islamic law? यानी कि शोहर को जो एक डिवोर्स देने का प्रोनाउंस करने का जो राइट होता है यूनिलेटरली, यानी कि उसको अकेले को तने तनहा, वो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तलाक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट what is the ground for a wife to seek the dissolution of her marriage if the husband has been impotent for a certain period? अगर कोई हस्बैंड एक मखसूस पीरियड तक इम्पोटेंट रहा है और ना, तो इस बेस पर अगर उसकी वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व कराना चाहती है तो उसके लिए फिर कौन सा ग्राउंड होगा? तो उस ग्राउंड का नाम होगा इम्पोटेंसी। अंडर द एक्ट what is the term used for the judicial separation of the parties to a marriage? के इस डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट के तहत जुडिशियल जो सेपरेशन होती है पार्टीज की, उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो उस टर्म को कहा जाता है फास्ख। अंडर द एक्ट अ वुमन कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये सारे के सारे ग्राउंड्स हैं, उसमें क्रोवेलिटी है, डिसर्शन है और पॉलीगैमी है। यहां से अब एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के। तो पहला एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस एनेक्टेड? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस कब बनाया गया था? तो इसका जवाब है 1961। द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 consists of 13 sections। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के टोटल 13 सेक्शंस हैं। What is the primary purpose of the Muslim Family Laws Ordinance 1961? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का बेसिक और बुनियादी ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या था? तो इसका बुनियादी मकसद था टू प्रोवाइड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह। निकाह की जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड किया जाए, वो मुहैया किया जाए, उसे डिस्क्राइब किया जाए। द ऑर्डिनेंस अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुस्लिम फैमिलीज पर अप्लाई होता है। अंडर द ऑर्डिनेंस Who is authorized to register Muslim marriages? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मुसलमानों की जो शादियां हैं उन्हें रजिस्टर करने की अथॉरिटी किसके पास है? तो इसका जवाब है यूनियन कौंसिल। कंसर्न जो यूनियन कौंसिल होगी उसके पास ये इख्तियार होगा, या जहां पर वो जहां का जो निकाह रजिस्ट्रार होगा। What is the minimum age for marriage for a Muslim male under the ordinance? ऑर्डिनेंस के तहत एक अगर कोई लड़का, मुसलमान लड़का अगर शादी करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है 18 years। According to ordinance, how many wives can a Muslim man have simultaneously? कि एक मुसलमान मर्द बैक वक्त वो कितनी बीवियां रख सकता है ऑर्डिनेंस के तहत? तो इसका जवाब है 4 बीवियां। What condition is required for a Muslim man to take a second wife before the permission of the arbitration council? Arbitration council की परमिशन से पहले वो कौन सी शर्त है जिसको एक मुसलमान मर्द को फुलफिल करना लाजमी है अगर वो सेकंड मैरिज करना चाहता है? तो इसका जवाब है रिटन कंसेंट फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ। पहली बीवी से रिटन जो है उसकी कंसेंट का होना लाजमी है। Which section of the ordinance deals with the procedure of talaq divorce? कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का वो कौन सा सेक्शन है जो तलाक के प्रोसीजर को डील करता है या उसे डिस्क्राइब करता है? तो वो सेक्शन 7 है। Under the ordinance, who is responsible for providing maintenance to a divorced woman? अगर किसी खातून को तलाक हो गई, जो तलाक याफ्ता खातून है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दा,
ये किसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इसका जवाब है हस्बैंड। उस खातून का जो हस्बैंड होगा, एक्स हस्बैंड, उसकी जिम्मेदारी है। What is the punishment for contracting a second marriage without obtaining permission from the arbitration council? अगर कोई शख्स arbitration council के से परमिशन लिए बगैर कोई सेकंड मैरिज कर लेता है तो फिर उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो उस पर फाइन भी होता है और साथ साथ उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी जा सकती है। Which section of the ordinance addresses the right of inheritance of children? छोटे बच्चों का जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है उसे कौन सा सेक्शन ऑर्डिनेंस का डील करता है? तो इसका जवाब है सेक्शन 4। Who has the authority to appoint an arbitration council under the ordinance? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत आर्बिट्रेशन काउंसिल कौन अपॉइंट करेगा? किसके पास ये अथॉरिटी है? तो इसका जवाब है यूनियन काउंसिल। What is the role of the arbitration council in the case of divorce? डिवोर्स की सूरत में आर्बिट्रेशन काउंसिल का क्या किरदार होता है? इसका किरदार ये होता है कि टू अटेम्प्ट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द स्पाउसेस, कि वो मियाँ बीवी के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन, सुलह सफाई की कोशिश करता है। What is the role of union council in the registration of marriage under the ordinance? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत एक मैरिज को रजिस्टर करने में यूनियन काउंसिल का क्या किरदार होता है? इसका किरदार ये होता है कि ये मैरिज सर्टिफिकेट इशू करती है। What is the punishment for contracting a marriage without notifying the first wife and the arbitration council? अगर कोई शख्स सेकंड मैरिज कर लेता है और अपनी फर्स्ट वाइफ को भी कुछ नहीं बताता और ना ही आर्बिट्रेशन काउंसिल को कुछ इन्फॉर्म करता है, ना उससे कोई परमिशन लेता है, ना उसकी अपनी बीवी की रिटर्न कंसेंट लेता है, तो फिर उस पर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों की सजाएं उसको दी जाएंगी। In case of a dispute between the spouses, what is the role of the arbitration council? Arbitration council का क्या किरदार होगा अगर spouses के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है? तो इस सूरत में फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल उन दोनों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करेगी। What is the term used for the financial settlement that may be agreed upon between the parties during divorce proceedings? डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दरमियान अगर स्पाउसेस के दरमियान जो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स हैं उनके अगर उन पर किसी किस्म की उनके आपस में रजामंदी होती है तो ना उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? वो होता है नफका, मेंटेनेंस। Under the ordinance, what is the waiting period that a woman must observe before remarriage after the divorce? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत एक खातून को डिवोर्स जब हो जाती है उसके बाद अगर उसने आगे फर्दर रीमैरिज करनी है तो उस रीमैरिज से पहले उस कितना अरसा होता है जिसको जो कि उसने एज ए इद्दत गुजारना लाजमी होता है? तो इसका जवाब है 3 मंथ्स। 3 महीने का पीरियड होता है और इस 3 मंथ के अंदर शादी नहीं की जा सकती, इसके बाद ही शादी होगी। What is the term used for the right of a woman to initiate divorce by returning her dower to the husband? अगर कोई खातून तलाक लेना चाहती है अपने शोहर से और वो इसके लिए अब उसका जो हक महार है, जो उसका डावर है, वो उसे रिटर्न करने को तैयार है, तो इस जो ये राइट है ना, राइट ऑफ डिवोर्स जो खातून का, इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है? तो इसे कहा जाता है खुला। If a woman is pregnant at the time of divorce, the waiting period extends until the birth of the child. अगर किसी खातून को डिवोर्स हो गई है और at the time of divorce she was pregnant, तो फिर उसकी इद्दत का जो पीरियड है वो 3 मंथ नहीं होगा, बल्कि जब तक के उसकी बेबी की बर्थ नहीं हो जाती उस वक्त तक उसका इद्दत का पीरियड वो चलता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही बेबी की बर्थ हो जाएगी तो उसके बाद फिर उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। नाउ शी कैन रीमैरी। इफ द हस्बैंड फेल्स टू गिव नोटिस टू द यूनियन काउंसिल आफ्टर प्रोनाउंसिंग डिवोर्स, ही मे बी पनिश्ड विद। अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी है लेकिन उस डिवोर्स का
नोटिस यूनियन काउंसिल को नहीं दिया तो इस सूरत में फिर उस मोहतरम शोहर साहब पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी जा सकती है। अब यहाँ से गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में पहला एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट एनेक्टेड? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका जवाब है 1890। द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 53 सेक्शंस। इस एक्ट के टोटल 53 सेक्शंस हैं। What is the primary objective of the Guardians and Wards Act 1890? इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है प्रोवाइडिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस फॉर माइनर्स। जो माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए उनके गार्डियंस की अपॉइंटमेंट करना ये इसका बुनियादी पर्पस है। नेक्स्ट है, अंडर द एक्ट हु हैज द पावर टू अपॉइंट अ गार्डियन फॉर अ माइनर? एक्ट के तहत किसके पास ये पावर है कि वो एक जो माइनर है उसके लिए गार्डियन अपॉइंट करे? तो इसका जवाब है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी माइनर का गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। What term is used for a person appointed by the court to take care of the person and property of a minor? एक जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जात की केयर करने के लिए अदालत जिस शख्स को अपॉइंट करती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे शख्स को कहा जाता है गार्डियन। अंडर द एक्ट व्हाट फैक्टर्स डज द कोर्ट कंसीडर व्हाइल अपॉइंटिंग अ गार्डियन फॉर अ माइनर? एक माइनर के लिए गार्डियन अपॉइंट करते वक्त अदालत किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करती है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत? तो इसका जवाब है द वेलफेयर ऑफ द माइनर। माइनर की जो वेलफेयर है, उसका बेस्ट इंटरेस्ट है, इस फैक्टर को देखते हुए अदालत उसका गार्डियन मुकर्रर करती है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर मैनेज्ड बाय अ गार्डियन? एक गार्डियन माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसको जो लुक आफ्टर करेगा, उस लुक आफ्टर करने के लिए जब अदालत उस गार्डियन मुकर्रर करती है उस माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए जो लीगल टर्म यूज होती है उसका वो कहलाती है वार्ड्स एस्टेट। Who is considered the natural guardian of a minor under the act? The Guardian and Wards Act 1890 के तहत एक माइनर का जो नेचुरल गार्डियन है वो किसे कहा जाता है, किसे कंसीडर किया जाता है? वो है फादर। छोटे बच्चे का जो फादर है वो उसका नेचुरल गार्डियन होगा। If the father is unfit or unwilling, who becomes the natural guardian of a minor under the act? एक्ट के तहत फर्स्ट जो उसका ना एक माइनर का जो नेचुरल गार्डियन है वो फादर होता है, लेकिन अगर फादर अगर वो अनफिट है या विलिंग नहीं है अपने बच्चे का गार्डियन बनने के लिए, तो फिर उसके बाद उसका सेकंड नेचुरल गार्डियन कौन होगा? तो वो उसकी होगी मदर। What is the term used for a guardian appointed by the will of a minor's parent? अगर किसी माइनर का जो पेरेंट्स थे या पेरेंट था कोई भी, यानी कि बाप या मदर, यानी कि जो भी उसका नेचुरल गार्डियन था, नेचुरल गार्डियन ने अगर अपनी डेथ से पहले कोई किसी किस्म की कोई वसीयत लिखी है कि भाई मेरे मरने के बाद फलां शख्स मेरे बच्चे को लुक आफ्टर करेगा, वो इसके ना का गार्डियन होगा या गार्डियन होगी, तो उसे फिर क्या कहा जाता है? उस गार्डियन के लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होगी टेस्टामेंट्री गार्डियन। वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा कि भाई गार्डियन थ्रू विल। अंडर द एक्ट अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज नोन एज? के गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जब एक गार्डियन को जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन। Under the act, the court may appoint different guardians for the person and property of a minor. This is known as, एक जो माइनर है
एक माइनर के दो गार्डियंस भी हो सकते हैं कि एक गार्डियन होगा उसकी ज़ात की लुक आफ्टर करने के लिए, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को की लुक आफ्टर करने के लिए, और दूसरा गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए, प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने के लिए, और उसको ना प्रॉपर्टी के ना हर लिहाज से उसका केयर करने के लिए। तो इसके लिए फिर जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की जाती है जॉइंट गार्डियनशिप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन हु हैज द कस्टडी ऑफ अ माइनर बट नॉट द गार्डियनशिप। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो गार्डियन तो नहीं है माइनर का, लेकिन उसके पास उसकी कस्टडी है, यानी कि वो बच्चा माइनर रहता उसी के पास है, लेकिन वो उसका ना तो लीगल गार्डियन है ना ही उसका नेचुरल गार्डियन है, तो फिर उसको कहा जाता है कस्टोडियन, कि वो शख्स उस माइनर का कस्टोडियन है। What is the term used for the termination of guardianship upon the attainment of a certain age by the minor? माइनर जब यानी कि एक स्पेसिफिक एज जब वो हासिल कर लेगा, यानी कि जब वो 21 इयर्स का हो जाएगा, तो जाहिर है कि उस जो गार्डियनशिप है वो खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो उस वक्त फिर उसके लिए कौन सी लीगल टर्म यूज की जाती है? तो इसके लिए जो लीगल टर्म यूज की जाती है वो कहलाती है एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन कहते हैं कि जो एक ताल्लुक था गार्डियन एंड वार्ड का, वो वाला ताल्लुक खत्म हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द अथॉरिटी गिवन टू अ गार्डियन टू डू स्पेसिफिक एक्ट्स रिगार्डिंग द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। कि एक गार्डियन को जो अथॉरिटी दी जाती है कि वो स्पेसिफिक एक्ट्स या उस माइनर की ना प्रॉपर्टी या उसकी जात के हवाले से जो वो काम कर सकता है, तो वो ना उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो कहलाती है पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द कोर्ट में रिवोक और वेरी एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। तो कोर्ट ने अगर एक जो फैसला पहले कर दिया है, उसके बाद अगर वो ये चाहती है कि जो बच्चा जो माइनर है उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो जरा थोड़ा सा इससे हटकर है, तो वो अपने पहले वाले जो फैसले हैं तो उसको अगर चाहे तो रिवोक भी कर सकती है, अपने उस डिसीजन को खत्म भी कर सकती है, और अगर चाहे तो उसमें किसी किस्म की कोई एल्ट्रेशन और चेंजिंग भी कर सकती है, बट ड्यू टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। Under the Act, a guardian is required to submit an annual report to the court regarding the custody of the minor, education of the minor, welfare of the minor. जो गार्डियन है, जिसे कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, तो वो एनुअली एक कोर्ट में अपने एक रिपोर्ट सबमिट करवाएगा, जिसके अंदर वो माइनर की कस्टडी, उसकी एजुकेशन और उसके वेलफेयर के हवाले से उसने जो भी स्टेप्स लिए हैं लास्ट ईयर, उन सबको उसमें डिस्क्राइब करेगा, उसमें ब्रीफिंग देगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लीगल प्रोसीडिंग टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज द लॉफुल गार्डियन ऑफ अ माइनर। अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है कि भाई इस माइनर का जो लॉफुल गार्डियन है वो कौन है, तो इसके लिए फिर जो सूट होता है, उस सूट का नाम कहा जाता है गार्डियनशिप सूट। गार्डियनशिप सूट होता है जिसका बेसिकली पर्पस भी ये होता है कि भाई लॉफुल गार्डियन कौन है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अ गार्डियन इज रिक्वायर्ड to give a bond for the faithful discharge of his or her duties if the court deems it necessary, proper or expedient. Guardians and Wards Act ये कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो वो गार्डियन से ये कह सकती है कि तुम हमें एक बॉन्ड जमा करवाओ कि तुम इस जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उन्हें तुम अच्छे तरीके से फुलफिल करोगे और माइनर की प्रॉपर्टी और इसकी जात का अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। What is the term used for a person who has the custody of a minor but not the guardianship? यानी कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कि लीगली तौर पर एक ना माइनर का गार्डियन तो नहीं है, मगर उसके पास उसकी कस्टडी है, तो उसके लिए कौन सी लीगल टर्म यूज होती है? तो उस लीगल टर्म का नाम है कस्टोडियन। Under the Act, a person ceases
टू बी अ गार्डियन अपॉन। एक जो गार्डियन है वो यानी कि उसकी गार्डियनशिप खत्म हो जाती है कब? उसमें दो वजूहात हैं, या तो ये है कि माइनर की अगर डेथ हो गई है तो इस वजह से भी उसके ना जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गार्डियनशिप था वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर जो माइनर है अगर उसकी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, तो शादी की वजह से भी और उसका जो जो गार्डियनशिप थी वो खत्म हो जाएगी। What is the term used for the termination of guardianship upon the death of a minor? अगर किसी माइनर की डेथ हो गई है और उसकी वजह से जो गार्डियनशिप खत्म हुई है तो उसके लिए कौन सी लीगल टर्म यूज की जाती है? तो उस लीगल टर्म का नाम है डिस्चार्ज। गार्डियनशिप डिस्चार्ज हो चुकी है। अंडर द एक्ट the court may make an order regarding the visitation rights of guardian, custodian, non-guardian relatives। यानी कि गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत कोर्ट अगर चाहे तो वो विजिटेशन राइट्स जो हैं वो चाहे वो गार्डियन के हों, कस्टोडियन के हों या नॉन गार्डियन रिलेटिव्स हों, या फिर ये है कि उसमें जो ना चाइल्ड है वो हो या उसके पेरेंट्स हो, इनको वो डील कर सकती है, इसके मुतालिक वो कोई ऑर्डर पास कर सकती है। अंडर द एक्ट a minor may apply to the court for the modification of an order made regarding custody, guardianship, visitation rights। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कोर्ट ने जो पहले फैसला किया हुआ है अपना, खा वो कस्टडी के हवाले से हो, गार्डियनशिप के हवाले से हो या विजिटेशन राइट्स के हवाले से हो, उनमें अगर किसी भी किस्म की वो कोई अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन या चेंजिंग करना चाहती है तो कोर्ट तो वो कर सकती है। हमारा लास्ट एमसीक्यूज है आज का। व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट इन सर्टेन केसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। वो कौन कौन से यानी कि ना सिचुएशंस हैं या वो खास ना सिचुएशंस जबकि कोर्ट एक माइनर के वेलफेयर के लिए उसका गार्डियन अपॉइंट नहीं करेगी। तो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का कौन सा सेक्शन उन सर्टेन केसेस को डील करता है? तो उसका ना सेक्शन 19 है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि दो सिचुएशंस ऐसी हैं जबकि माइनर की वेलफेयर के लिए उसका किसी को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नंबर 1 ये है कि अगर माइनर का जो नेचुरल गार्डियन फादर हो और फादर भी उसका जो है ना वो एज ए गार्डियन मिसफिट ना हो, नॉन फिट ना हो, और वो विलिंग भी हो उसको ना उसका गार्डियन बनने के लिए एज ए नेचुरल गार्डियन, तो फिर कोर्ट इस सूरत में उस माइनर का कोई गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगी। नंबर 2 ये है कि अगर उस माइनर की शादी हो चुकी है, वो मैरिड यानी कि फीमेल है और उसका जो शोहर है वो उसका ना एक ना नॉन फिट गार्डियन नहीं है, यानी कि वो उस ना अपनी वाइफ का ख्याल रख सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को भी सही तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है, तो इन दोनों सूरतों में माइनर के बेस्ट इंटरेस्ट में उसका कोई लीगल गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए। ये आज के हमारे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे फैमिली लॉज के हवाले से। उम्मीद है कि हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरमेंटल लॉज के जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई दोस्त है ऐसे हैं जो कि एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस एडमिशन लेने के लिए उन्होंने अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी नहीं की और उसकी वो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, या कोई शख्स ऐसे है जिन्होंने एलएलबी पास कर लिया है और उन्होंने लॉ गेट की ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो वो वर्चुअल लॉ अकेडमी के